इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। अध्यक्ष महोदय, देश की अर्थव्यवस्था कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लंडर किए हैं जिनका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील है और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। विदेश नीति साहस और स्पष्टता से चलती है। इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है भंडार पर्याप्त है, तो कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता भी यही बताता है। आज भारत अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रखता है, लेकिन इस समझौते के बाद हमें हर साल $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। इससे सरप्लस घाटे में बदल जाएगा। इस ट्रेड डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है। अगर ट्रेड डील करनी ही थी तो पहले देश के किसानों को अमेरिकी किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते, उन्हें तैयार करते और फिर ट्रेड डील करते। यह तो वैसा है जैसे दौड़ में किसी के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और फिर कहा जाए अब दौड़ कर दिखाओ। हमारे किसानों के हाथ पैर महंगी यूरिया, महंगी बिजली और महंगे कृषि यंत्रों से बंधे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल पर बात हो और महंगाई पर बात ना हो तो आम लोगों के साथ अन्याय है। आम आदमी के लिए रोजमर्रा के खर्चे महंगे होते जा रहे हैं। एलपीजी, स्वास्थ्य और शिक्षा की महंगाई सबसे अधिक है। सरकार 2025 में महंगाई को 1.7% बताती है। सर 2 मिनट बस कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल महंगाई 14% है, ये एशिया में सबसे ज्यादा है और शिक्षा की महंगाई 12% तक पहुंच गई है। कई परिवार अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए या उसकी विवाह करने के लिए खर्च करने पर मजबूर है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की थी। उम्मीद थी इससे 4 करोड़ नौकरियां बढ़ेंगी। 2 लाख करोड़ का बजट भी दिया गया, लेकिन ये योजना एक भी युवा को नौकरी देने में असफल रही। इसी तरीके से पीएम इंटर्नशिप स्कीम का हाल भी यही है। 1.6 लाख का ऑफर दिया गया। सर 2 मिनट। 16,000 युवाओं ने ज्वाइन किया, आधे से ज्यादा बीच में छोड़कर चले गए और अंत में सिर्फ 95 युवाओं को नौकरी मिली। सरकार ने चुपचाप इसका बजट 95% घटा दिया। जब आप हेडलाइन मैनेजमेंट, दिखावा और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्कीम बनाते हैं तो उसका हश्र यही होता है। मैं अंत में किसानों की बात करना चाहती हूँ। ग्रामीण विकास और कृषि कल्याण पर देश की पीढ़ी आबादी निर्भर है। इस मंत्रालय का पिछले वर्ष का बजट सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। 53,000 करोड़ ग्रामीण विकास और 7,000 करोड़ कृषि कल्याण के लिए बेकार पड़ा रहा। गांव, किसान और मजदूर मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार हाथ पैर बांधे बैठी रही। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सदन से मांग करती हूं कि इस वित्त विधेयक को खारिज किया जाए। 2019 की कॉर्पोरेट टैक्स कटौती को वापस लिया जाए। सामाजिक क्षेत्र पर खर्च को कम से कम जीडीपी का 6 से 8% तक बढ़ाया जाए। हर पूंजीगत खर्च को रोजगार सृजन से जोड़ा जाए और वास्तविक एमएसपी का ग्रामीण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इससे
कम कुछ भी 140 करोड़ भारतीयों के साथ धोखा होगा जिन्होंने हमें चुना है। महोदय, ये जनता सब देख रही है। इस सदन को तय करना होगा कि हम कॉर्पोरेट कल्याण के हक में काम करेंगे या जनता के कल्याण में। मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।